हे दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट गेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉड्यूलस। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ग्रो स्मार्टली। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं ताकि आपको हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉड्यूलस अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, दैट इज़ इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। दोस्तों इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होता है अगर मैं उसको लोड अप्लाई करके इलोंगेट करने की कोशिश करूँ और फिर बाद में लोड छोड़ दूँ तो वो अपना एक्चुअल शेप एंड साइज़ वापस ले लेगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, दैट इज रीगेन शेप एंड साइज ऑन लोड रिमूवल। जैसे ही लोड हटा वैसे अपना एक्चुअल शेप एंड साइज ले लेगा, उसे हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। यहाँ पर दोस्तों एक ब्लॉक है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है जो उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जानना है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है ये जानना है तो मैं अपने आई बटन पे लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर एक टेंसाइल स्ट्रेस और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं फोर्स बोलता हूँ। फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है और इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो वाला पेंसिल वाला एरिया है वो इलोंगेशन वाला एरिया है। दोस्तों जब इस फोर्स ने इसको ऊपर खींचा तो इसके लेंथ में भी चेंज हुआ और जो चेंज इन लेंथ है उसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों जब इस टेंसाइल स्ट्रेस ने ऊपर की तरफ इसको खींचा तो इसकी शेप में चेंज हुआ। ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जब जाता है तो इसके शेप में चेंज होता है। तो चेंज इन शेप मतलब डिफॉर्मेशन होता है। तो वही डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है, हेल्प टू फाइंड डिफॉर्मेशन ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन है दैट इज़ कितना चेंज हुआ उसमें, उसके शेप एंड साइज में, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो वो हम इलास्टिक कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। दोस्तों अभी हमने इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, तो वही इस चीज़ में इलास्टिक कांस्टेंट कौन सा होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको यंग्स मॉड्यूलस, यही इलास्टिक कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के बारे में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। ये वीडियो के बारे में डिटेल में मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की हुई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लेना। दोस्तों ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है और ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट, ये हाई यील्ड और ये लो यील्ड, ये अल्टीमेट स्ट्रेस एंड फ्रैक्चर, ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं हमको उस वीडियो में, आप सब देखोगे। प्रोपोर्शनल लिमिट के पॉइंट पे इसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इसमें स्ट्रेस होता है और इसमें स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है प्रोपोर्शनल लिमिट वाले पॉइंट पे वो 240 है और स्ट्रेन की 0.0012। तो ये दो वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल करके आई है। ये जो आपको लीनियर लाइन दिख रही है इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जिस यहाँ पर स्ट्रेस है और यहाँ पर स्ट्रेन, कि जिस मैग्नीट्यूड से हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं उसी सेम मैग्नीट्यूड से, उसी के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड से स्ट्रेन भी बढ़ता है। तभी यहाँ पर ग्राफ में लीनियर लाइन हमको देखने मिलती है। तो इस लीनियर लाइन पे अगर हम एक स्लोप बनाएंगे और उसी के जस्ट आगे उसी लीनियर लाइन पे दूसरा स्लोप बनाएंगे तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, बिकॉज जो लाइन है वो लीनियर है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ ना। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। ये जो स्लोप है वही यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एज यंग्स मॉड्यूलस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सिग्मा माइनस एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन, इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला, ये तो बेसिक फॉर्मूला, ये तो आपको हम पहले से सीखते हैं, 8, 9, 10 से हमने यही सीखा है, स्लोप कैसे निकलते क्या निकलते। तो ये जो फॉर्मूला लगा देना एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा और जो यूनिट है वो पास्कल में आता है। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला हुआ यंग्स मॉड्यूलस का। ई यंग्स मॉड्यूलस माइल्ड स्टील का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है और बस हमने वैल्यूज़ पुट की है, ये जो वैल्यूज़ है जो रीडिंग्स में निकल करके आई है, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 200 गीगा पास्कल आता है। गीगा पास्कल दैट इज 10⁻⁹ आई थिंक 9, हाँ 200 गीगा पास्कल इसकी वैल्यू आई। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था वो था यंग्स मॉड्यूलस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। यहाँ पर हमको पता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है और यहाँ पर इसी लाइन पे इसी पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट भी कोइंसाइड होता है। अभी इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट मैंने कई वीडियो में सिखाया है, जो मेरे पिछले वीडियोज़ है, आपको नहीं पता तो डिटेल में जानने के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट हमको यहाँ मिलता है। मैं फिर एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या होता है।
तो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट दोस्तों वो होता है अगर इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट को अगर जो स्टील स्पेसिमेन है वो क्रॉस कर देता है तो अपना प्लास्टिक नेचर एग्जिबिट कर लेते हैं। यानी प्लास्टिक नेचर बोले तो जो अपना एक्चुअल शेप एंड साइज है लोड हटाने के बाद वो नहीं ले पाएगा। बट अगर उसके पीछे रहता है दैट मीन्स विद इन दी इलास्टिक लिमिट अगर रहता है स्टील स्पेसिमेन तो अपना एक्चुअल शेप एंड साइज ले लेगा। उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट। इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट यहाँ पर है। सो अब हुक्स लॉ क्या होता है? सो यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेन है। सो द स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो जिस मैग्नीट्यूड में स्ट्रेस अप्लाई होगा उसी सेम मैग्नीट्यूड में स्ट्रेन भी बढ़ेगा। जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही चेंज इन लेंथ होगा। इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ।